अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। विश्व के प्रत्येक देश का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास करना है। एक देश के राष्ट्रीय आय का अध्ययन करके उस देश की आर्थिक प्रगति को हम समझ सकते हैं। इस इकाई में हम राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी तथ्यों को समझेंगे। इस इकाई से 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 2 प्रश्न, 3 अंक और 4 अंक से कोई प्रश्न नहीं आएगा। इस प्रकार इस इकाई से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें छोटे-छोटे प्रश्नों की तैयारी इस इकाई में करनी है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? मुद्रा की मात्रा, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, उपर्युक्त सभी। स्टॉक मतलब वह मात्रा जिसे किसी समय विशेष पर मापा जाता है। एक निश्चित तिथि पर देश में जो मुद्रा होती है वह मुद्रा का स्टॉक कहलाएगी। यहाँ धन से मतलब वेल्थ से है, जो आपकी जमा पूंजी, सोना चांदी, उद्योग, मशीनें या बैंक में जमा पैसा हो सकता है। गोदाम में रखा गेहूं भी एक निश्चित समय में स्टॉक ही होगा। इस प्रकार उपर्युक्त सभी स्टॉक में शामिल होंगे। परिवार फर्म को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? फर्म को या उद्योग को शुरू करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता होगी, श्रमिकों की, पूंजी की और उद्यमी की। ये सभी हमको कहाँ से प्राप्त होंगे? परिवार से। भूमि, श्रमिक, पूंजी या उद्यमी, ये सभी परिवार के रहने वाले ही हैं। यदि हमें उद्योग के लिए भूमि चाहिए तो ये हमको कहाँ से मिलेगी? परिवार से। श्रमिक भी कहाँ से आएंगे? परिवार से। पूंजी और उद्यमी भी कहाँ से प्राप्त होंगे? परिवार से। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी। खेत में उगने वाला कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से ड्रेस तैयार होती है। इसी प्रकार अलग अलग चरणों में गुजरने के बाद लगभग सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। इसे हम उत्पादन प्रवाह कहते हैं। जैसे यहाँ कपड़ा, धागा और कपास, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिसे एक फर्म दूसरी फर्म से कच्चे माल के रूप में खरीदता है, या हम इन्हें अर्ध निर्मित वस्तुएं भी कहते हैं। और यहाँ ये जो ड्रेस है ये अंतिम वस्तु है। तैयार ड्रेस जिसे उपभोक्ता पहनने के लिए तैयार है, ये अंतिम वस्तु होगा। अंतिम वस्तुएं वह होती हैं जो अंतिम रूप से उपभोग हेतु उपभोक्ताओं को बेची जाती है, जैसे कार या फर्नीचर। तो आपने देखा कि हम हमेशा कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं? अंतिम वस्तु का उपयोग करते हैं। निम्न में मध्यवर्ती वस्तुएं हैं: टीवी, मशीन, लकड़ी, कोयला। इसमें से आप बताइए कि कौन सी वस्तु है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता? टीवी में अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, मशीन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोयले में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु लकड़ी से हम फर्नीचर तैयार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी? लकड़ी होगी। एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित एक देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यदि जहां भौगोलिक सीमा की यदि बात आ जाती है तो उसका मतलब सीधे हो जाता है घरेलू। तो यहाँ जो उत्तर होगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तब कहलाती है वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, विशुद्ध घरेलू उत्पाद। वास्तविक जीडीपी से अभिप्राय स्थिर कीमतों पर जीडीपी से है।
यदि हम वास्तविक जीडीपी देखें तो इसका अनुमान हम आधार वर्ष की कीमत के आधार पर लगाते हैं, जबकि मौद्रिक जीडीपी का अभिप्राय वर्तमान कीमतों पर जीडीपी से है। मौद्रिक जीडीपी का अनुमान चालू वर्ष की कीमतों का प्रयोग करके लगाया जाता है। यहाँ क्या दिया हमको? वर्तमान कीमत। तो सही उत्तर क्या होगा? मौद्रिक जीडीपी। यदि स्थिर कीमत का आधार होता तब ये उत्तर होता वास्तविक जीडीपी। उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है प्राथमिक अवस्था का, मध्यवर्ती उपभोग का, अंतिम वस्तु का, किसी का नहीं। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर के उत्पादन को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के आधार पर करते हैं, उसे हम उत्पाद विधि कहते हैं। उत्पादन मूल्य की गणना में हम केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य लेते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं लेते। जैसे यहाँ पर कपास है, धागा है और कपड़ा है। इनके मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आय में केवल हम जो अंतिम उत्पाद है ड्रेस, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि यदि हमने ये मध्यवर्ती वस्तु को भी जोड़ लिया तो दोहरी गणना के कारण राष्ट्रीय आय की गणना गलत हो जाएगी। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा अंतिम वस्तु। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? परिवार, फर्म, सरकार, उपर्युक्त सभी। आय के चक्रीय प्रवाह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह को हम चक्रीय प्रवाह कहते हैं। 3 क्षेत्रीय मॉडल वाली अर्थव्यवस्था में परिवार भी होता है, फर्म भी होती है और सरकारी क्षेत्र भी होता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। घिसावट व्यय किसमें शामिल रहता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है। इसमें घिसावट व्यय अर्थात मूल्यह्रास से भी सम्मिलित रहता है। आपको जहां भी सकल या ग्रॉस दिखे, इसका मतलब है यहाँ पर घिसावट व्यय शामिल है। यदि आपसे शुद्ध पूछा जाएगा, इसका मतलब है इसमें मूल्यह्रास या घिसावट व्यय यहाँ पर शामिल नहीं है। इसमें मूल्यह्रास शुद्ध में शामिल नहीं होता, जबकि जीएनपी यानी सकल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में घिसावट व्यय भी शामिल रहता है। किसी व्यक्ति या संस्था को दिया गया चंदा आपको स्कूल में जो स्कॉलरशिप मिलती है, या आपने यदि किसी को गिफ्ट दिया, या आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते हैं जिनका कोई देखभाल वाला नहीं है, सरकार उनको वृद्धावस्था पेंशन देती है। ये सभी प्रकार के उदाहरण एक समान हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया ये कहलाते हैं हमारे हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान एक पक्षीय भुगतान है जिसके बदले अर्थव्यवस्था में कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? राष्ट्रीय आय पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन और दान, ये भुगतान हस्तांतरण भुगतान है। और कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? सेवानिवृत्ति पेंशन। सेवानिवृत्ति पेंशन कारक आय है, या सेवानिवृत्ति पेंशन एक विलंबित मजदूरी जैसी है। यह सेवानिवृत्ति से पहले की कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। आपके दादी या दादाजी जो रिटायर हो गए होंगे, उन्होंने जिंदगी भर नौकरी की और नौकरी करने के बदले में रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशन मिलती है वह हस्तांतरण भुगतान नहीं है। जबकि वृद्धावस्था पेंशन कैसी है? आपकी हस्तांतरण भुगतान है। यह हस्तांतरण भुगतान इसलिए है क्योंकि इसके बदले में बुजुर्गों को कोई सेवाएं देना नहीं पड़ता। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल होता है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के कई घटक होते हैं, जैसे नकद मजदूरी तथा वेतन। इसमें कर्मचारियों को नकद भुगतान या उनके बदले
उनके काम के बदले उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपके पापा नौकरी करते होंगे ना, उनके अकाउंट में पैसा आ जाता हर महीने। दूसरा है किस्म के रूप में मज़दूरी और वेतन। ये भी एक तरह का वेतन ही है। जैसे यदि कोई व्यक्ति रेलवे में नौकरी कर रहा है तो उसको नौकरी में वेतन के साथ-साथ उसको स्वास्थ्य की सुविधा या उसको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए पास की सुविधा या रहने के लिए अतिरिक्त घर घर की सुविधा भी प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं किस्म के रूप में मजदूरी और वेतन। इसके बाद है हमारा सेवानिवृत्ति पर पेंशन। ये भी एक तरह से कर्मचारियों का वेतन ही है, पारिश्रमिक ही है जो उनके ज़िंदगी भर काम करने के बाद रिटायरमेंट के बाद उनको प्राप्त होती है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में हुआ, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। इसीलिए राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स को। उपभोक्ता वस्तुएं खालिस्तान उत्पाद होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु दोनों की एक विशेषता होती है कि ये दोनों अंतिम उत्पाद होती है। इसीलिए इन्हें हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय का आकलन करने में प्रायः दोहरी गणना की समस्या आती है। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए मूल्य वृद्धि या अंतिम उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद से हम मूल्यह्रास घटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा और यदि शुद्ध घरेलू उत्पाद में हम मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो हमको सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। व्यय विधि को खालिस्तान विधि भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का भी उपयोग किया जाता है। व्यय का मतलब है खर्च। यदि हम एक वर्ष में जितना भी खर्च हो रहा है, यदि हम उनको जोड़ लेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। तो अंतिम व्यय में उपभोग तथा निवेश शामिल होता है। इसी कारण इसे उपभोग तथा निवेश विधि या आय विन्यास विधि भी कहते हैं। व्यय विधि को और दो नाम से जानते हैं हम, उपभोग तथा निवेश विधि या आय विन्यास विधि। कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना खालिस्तान विधि में की जाती है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक की गणना आय विधि या कारक भुगतान विधि में की जाती है। आय विधि से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि यदि हम पूरे देश की आय को जोड़ लेंगे एक वर्ष में तो हमारे एक वर्ष की राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित आय के जोड़ को ही हम शुद्ध घरेलू आय या शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या कुल उत्पाद कर को घटा दिया जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो ये कार की कीमत 10 लाख रुपए है। वास्तविक कीमत बाजार में कितनी है? 10 लाख। परंतु ये कार में 1 लाख रुपए सरकार को जो दिया है हमने, 1 लाख टैक्स वो भी शामिल है। इस प्रकार कार की जो वास्तविक कीमत है, फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर जो आय है, साधन लागत है वो केवल कितनी है? 9 लाख। इसमें 1 लाख रुपए कर है। इस प्रकार आपने देखा कि यदि हमें शुद्ध निकालना है तो हमको उससे अप्रत्यक्ष कर को
घटा देंगे। यदि उसकी वास्तविक कीमत कार की हम देखें तो वो केवल कितनी थी? 9 लाख थी। जबकि इसमें 1 लाख रुपए क्या था? कर था। टंकी में रखा पानी का एक उदाहरण है। स्टॉक का संबंध समय बिंदु या एक निश्चित समय से होता है। टंकी में रखा पानी स्टॉक है क्योंकि यह एक निश्चित समय पर पानी के भंडार को बताता है। खालिस्तान के कारण सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। मूल्यह्रास के कारण सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर होता है। ये देखिए आप, सकल घरेलू उत्पाद यदि हमें निकालना है तो हम शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यदि शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो सकल घरेलू उत्पाद में हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इन दोनों में कॉमन क्या है? मूल्यह्रास। इसके कारण ही सकल को हम शुद्ध में और शुद्ध को सकल में परिवर्तित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल खालिस्तान की आय को सम्मिलित करते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल देश के सामान्य निवासियों की आय को ही हम शामिल करते हैं। एक देश का सामान्य निवासी वह है जो संबंधित देश में निवास करता है या जिस व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पादन, उपभोग या निवेश, ये सभी क्रियाएं उसी देश में पूरी हो रही हैं। यानी सामान्य निवासी कौन कहलाएगा? जो उस देश में लंबे समय तक 1 वर्ष या अधिक समय से रह रहा है। इस व्यक्ति की जो आय है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। सत्य असत्य बताइए। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है। सेवा किसे कहते हैं? सेवा अभौतिक वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ना छू सकते, हम केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपके टीचर जब पढ़ाते हैं तो आप सुन सकते हैं उनको। कोई वस्तु तो आकर तो निर्माण नहीं करते ना, या कोई गायक गाना गा रहा है तो आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो सेवाओं का उत्पादन और उपभोग एक साथ किया जाता है, इसीलिए इन्हें हम स्टोर करके नहीं रख सकते, जबकि वस्तुओं का उत्पादन करके हम स्टोर कर सकते हैं। सेवाओं को हम संग्रह करके नहीं रख सकते, जबकि वस्तुओं को हम संग्रह कर कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कथन असत्य होगा। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहां कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं करता। वास्तविक रूप में आज के समय में कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था वाला नहीं है। ये बात सही है कि वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। आकस्मिक लाभ जैसे लॉटरी से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि यह आय बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त होती है। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी हैं। एक देश में 1 वर्ष की अवधि या उससे अधिक समय में निवास करने वाले व्यक्ति को हम उस देश का सामान्य निवासी मानते हैं। तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है। ये कथन असत्य है। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु और निश्चित समय से होता है, जबकि प्रवाह का संबंध समयावधि से होता है या समय काल से होता है। जैसे गोदाम में रखा गेहूं का जो स्टॉक है वो स्टॉक है, जबकि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक यदि हम गेहूं की मात्रा देखेंगे तो ये प्रवाह का उदाहरण रहेगा। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं। राष्ट्रीय पूंजी में केवल मानव निर्मित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुओं को ही शामिल करते हैं, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल की जाती है क्योंकि यह कारक सेवाओं को अर्जित करने के लिए पुरस्कार है। प्रश्न क्या है? हस्तांतरण आय राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है।
राष्ट्रीय आय के आकलन में हस्तांतरण आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। सेवानिवृत्ति पेंशन एक विलंबित मजदूरी जैसी होती है। सेवानिवृत्ति पेंशन एक विलंबित मजदूरी होती है। यह सेवानिवृत्ति के से पहले सेवाओं के बदले में दी जाती है। आपके जैसे अभी हमने पढ़ा था ना पिछले स्लाइड में कि आपके पापा रिटायर हो जाएं या आपके दादाजी रिटायर हो गए हैं, तो जो उनने जिंदगी भर नौकरी की थी उसके बदले में रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन मिलती है उसे हम विलंबित मजदूरी कहते हैं। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का कई वर्षों तक बार बार प्रयोग किया जाता है। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे दूध, ब्रेड है या पेट्रोल है। इनका उपयोग हम एक ही बार करते हैं। यदि हम एक बार उपयोग किया यानी ये वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। जबकि कथन क्या कह रहा है? गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का कई वर्षों तक बार बार प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन असत्य होगा। खेती करने वाले परिवारों द्वारा स्वयं ही चावल का उत्पादन करने और उपभोग करने को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि किसान यदि है और वो चावल का उत्पादन कर रहा है और स्वयं उपभोग कर रहा है तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। स्व उपभोग या खुद के उपभोग के लिए उत्पादन के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि ये भी वस्तुएं ठीक वैसी होंगी जिस प्रकार की बाजार में बेची जाती हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि एक किसान ने यदि 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, 8 क्विंटल को बेच दिया और 2 क्विंटल गेहूं का उपभोग उसने स्वयं किया, तो हम राष्ट्रीय आय में ये 8 को भी जोड़ेंगे और ये 2 क्विंटल है इसको भी जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो हमने बाजार में बेचा है केवल इस गेहूं को हम राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि 8 धन 2 यानी ये दोनों प्रकार के गेहूं का को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। सही जोड़ी बनाइए। राष्ट्रीय पूंजी। राष्ट्रीय पूंजी किसी समय विशेष पर होती है, इसीलिए यह एक स्टॉक है। इसमें केवल पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक है। स्टॉक में परिवर्तन। हमें यदि स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात करना है तो हम अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक में यदि हम अंतर करेंगे, ऋण करेंगे, घटा देंगे तो हमको स्टॉक में परिवर्तन ज्ञात हो जाएगा। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष की समयावधि के लिए की जाती है, तो ये क्या होगा हमारा? एक प्रवाह। खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दूसरे देशों से आर्थिक लेना देना होता है या व्यापार होता है उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। शेष विश्व से आर्थिक लेन देन ही खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है। आय विधि। आय विधि को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? आय विधि को हम कारक भुगतान विधि के नाम से भी जानते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित आय का कुल योग है, जिसमें हम मूल्यह्रास को भी सम्मिलित करते हैं। जब हम मूल्यह्रास को भी जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये है हमारा घरेलू आय। मैंने इसको अंत में इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास दो विकल्प बचे हैं, ई और ये या। घरेलू आय का संबंध या पूंजी उपयोग से हो सकता है या व्यक्तिगत आय से, परंतु मैं इस प्रश्न को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं, इसीलिए आप ये प्रश्न का उत्तर अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर तो आप भी बता सकते हैं, इसको हमने 2-3 बार समझ लिया है। समय विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को हम स्टॉक कहते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? घिसावट व्यय को हम मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः 1 वर्ष के लिए की जाती है। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वन है, खनन है, आदि साधनों का उपयोग करने के बाद उत्पादन होता है, वही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इनमें सभी कृषि संबंधित क्रियाएं जैसे मछली पालन है, वन है, खनन है, इनका उत्पादन हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? उत्पाद विधि का अन्य नाम मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिशन मेथड भी है। मौद्रिक प्रवाह का एक उदाहरण दीजिए। मुद्रा का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से परिवार की ओर और परिवार क्षेत्र से उत्पादक की ओर होता है। मौद्रिक प्रवाह मतलब क्या है? मुद्रा का प्रवाह। परिवार क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा उत्पादक क्षेत्र को देता है, वही उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र से उत्पादन कारक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी के बदले में मुद्रा देता है। इस प्रकार मुद्रा का प्रवाह ही मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। इसको आपको और सरल शब्दों में मैं ये बता दूं कि परिवार को जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो फर्म या उद्योग से खरीदता है और उद्योग को पैसे देता है। इनको पैसे फर्म को प्राप्त हो गए। और उत्पादक क्षेत्र को किसकी जरूरत होती है उत्पादन के लिए? भूमि, श्रम, पूंजी और श्रमिकों की। तो ये कहाँ से प्राप्त करता है? ये परिवार क्षेत्र से प्राप्त करता है। जब इनको श्रमिक यहाँ से मिलेगा, यहाँ से पूंजी मिलेगी, तो ये भी बदले में क्या देंगे? पैसे देंगे। तो इस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह एक क्षेत्र परिवार क्षेत्र से उत्पादक और उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र, इस प्रकार के प्रवाह को ही हम मौद्रिक प्रवाह कहेंगे। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय में यदि हम जनसंख्या का भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। बिजली का सामान कैसी उपभोग वस्तु का उदाहरण है? ऐसी वस्तु जिसका उपयोग 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है, जैसे फर्नीचर है, कपड़े हैं या क्रॉकरी का उदाहरण हम ले सकते हैं। बिजली का सामान है, ये सभी वस्तुएं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया है। ये पाठ बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े कठिन हैं। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इसके 2 अंकों के प्रश्न का भी मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, परंतु बार-बार मेरा आपसे अनुरोध है कि आप परीक्षा में के समय के लिए रुकिए नहीं, आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि परीक्षा के समय में आप अपने नोट्स के आधार पर ही परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।